अच्छे रैंक के लिए केवल सिलेबस कंप्लीट करना ही इम्पोर्टेंस रखता है क्या? और सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स कौन सा रिलायबल होगा? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन का स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए? स्पीड और एक्यूरेसी के लिए क्या करना होगा? नमस्कार दोस्तों, आप सबका कुमना वेडू में स्वागत है। यहाँ पर गेट कोचिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गेट एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए अच्छे मार्क्स के साथ में। चाहे रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, सबके लिए बताने वाले हैं क्या किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा, रोड मैप फॉर गेट के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कुमुद रंजन और गेट क्वालिफाई किए हैं 3 बार कंटिन्यूअस 18, 19 एंड 20। और एक और बैकग्राउंड में क्या है कि मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था 16 में, 2016 में मेरा बीटेक हुआ था। उसके बाद 16 से लेकर 1.5 साल लगभग मेरा गैप रहा, बीच में पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गए। उसके बाद में गेट के बारे में आइडिया आया कि गेट से कुछ अच्छा अचीव किया जा सकता है। फिर से गेट स्टार्ट किए, पहली बार दिए, फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किए, सेकेंड टाइम 19 में भी क्वालिफाई किया। फर्स्ट टाइम में उतना अच्छा कॉलेज तो नहीं मिला था, आईआईटी नहीं मिल पाया था, लेकिन सेकेंड टाइम में आईआईटी मिला और थर्ड टाइम फिर से दिए, फिर से आईआईटी मिला। और अभी एमटेक कर रहे हैं, एमटेक आईआईटी से कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है अभी। ठीक, तो एक सिलेबस का किस तरीके से, अगर कुछ भी नहीं नॉलेज हो, मेरा बीटेक भी हुआ है, कोई ऐसा अच्छा कॉलेज से नहीं हुआ था, या पढ़ाई हम नहीं किए हो, या फिर वहां नहीं पढ़ाया गया हो, दोनों ही बात हो सकती है, लेकिन अच्छा नॉलेज नहीं था, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, मतलब गेट में स्कोर कर पाना मुश्किल था। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो किए थे, क्या रिसोर्स मिला था पढ़ाई का, कैसे हम पढ़ाई किए, जिससे कि कंटिन्यूअस जितना बार दिए, 3 बार गेट दिए, तीनों बार क्वालिफाई किए और उसमें 2 टाइम आईआईटी भी मिला। ये सारा कुछ बताने वाले हैं, क्या मेरा स्ट्रेटेजी था। अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग के लिए भी बेनिफिशियल है, और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको एक बार देख लें, क्योंकि होता क्या है, कहीं कहीं कुछ प्रिपरेशन में लूप होल रहता है। तो मान लो रैंक थोड़ा अच्छा है, थोड़ा खराब है रैंक, तो रैंक डिफरेंस भी बहुत कुछ होने वाला है। और एक अच्छा स्कोर करने के लिए हर चीज सही तरीके से प्लान होना चाहिए। मतलब क्या, सिंपल सोचो, अगर यहाँ लाइट जल रहा है तो लाइट जलने के लिए क्या चाहिए, सारा चीज जब सही रहेगा, बिजली आ रहा है, ट्रांसफार्मर सही है, घर का स्विच सही है, बोर्ड सही है, जितना तार है, वायर है, सब सही है, तब जाकर लाइट जलेगा। मतलब कि एक अच्छे रैंक लाने के लिए जितना भी पॉसिबल केसेज है, मतलब कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेकर गेट एग्जाम तक, ये जो ड्यूरेशन इतना दूर का है, प्रिपरेशन जहां पर स्टार्ट किए थे और जब गेट एग्जाम हम लोग दिए हैं, इस डिस्टेंस में यहां से यहां तक में जितना भी काम करना है, अगर सही तरीके से प्लान्ड वे में करेंगे, मतलब कि 100% एश्योरिटी है इससे कि गेट का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। कहीं भी लूपहोल रहेगा, रिजल्ट को हैम्पर कर सकता है, थोड़ा मार्क्स ही खराब आ जाए। और गेट केवल एमटेक के लिए नहीं है, गेट से सब लोग जानते हैं, गेट से पीएसयू में जा सकते हैं और एमटेक भी कर सकते हैं, एमबीए भी किया जा सकता है, आईआईएम में गेट के थ्रू भी एडमिशन होता है। ये तो हो गया फर्दर स्टडीज के लिए या फिर पीएसयू में जॉब के लिए। लेकिन यहां पर हम बताने जा रहे हैं सीएसई ब्रांच के लिए, स्पेशली सीएसईआईटी जो है, सीएसईआईटी ब्रांच के लिए यहां पर हम बताने जा रहे हैं। तो सीएसईआईटी में क्या है कि अगर सब्जेक्ट का एक अच्छा नॉलेज रहे, गेट नहीं भी देना है, आगे हायर स्टडीज में नहीं भी जाना है, तब भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मतलब कि सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। गेट में जितना भी सब्जेक्ट है उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो सीएसआईटी इंजीनियर अगर है तो बेसिक है, नॉलेज रहना चाहिए वो सब्जेक्ट का। जैसे एल्गोरिथम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया। ये 4 सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी भी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, कोई भी बड़ा कंपनी में ये 4 चीज आना चाहिए। और इसके अलग से कोडिंग भी आना चाहिए। तो कोडिंग कब आएगा भाई? कोडिंग को सीखने के लिए पहले डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पर अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी एक अच्छा कोडर बन सकता है। समझ रहे हो बात को? तो यहां बात करने वाले हम लोग गेट का, लेकिन
गेट का एक सबसेट, गेट का एक छोटा रूप ही है जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए भी काम करने वाला है। ठीक है, तो गेट कवर हो गया तो जॉब इंटरव्यू जो है ऑटोमेटिकली कवर हो गया। ठीक, तो प्रिपरेशन क्या करेंगे, गेट के लिए करेंगे, फोकस करना है कहां, गेट पर, समझ रहे हो। अब इसके आगे आते हैं, तो भाई गेट का प्रिपरेशन करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते टाइम में, क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई। तो गेट के लिए सबसे पहला चीज है क्या, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस पूरे गेट में क्या आने वाला है, 1 दिन 2 दिन टाइम देकर 4 दिन ही टाइम दे दो, लेकिन सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो एग्जाम देने वाले हैं, जो भी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट ही नहीं कोई और भी एग्जाम क्यों ना हो, सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली वहां पूछने क्या वाला है, कहां से क्वेश्चन पूछने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहला चीज है सिलेबस। सिलेबस मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना ही चाहिए। इसके बाद आते हैं जब हम लोग, तो आते हैं रिसोर्स पर। तो चलो सिलेबस तो पता है भाई, सिलेबस जान गए क्या क्या सिलेबस कवर करना है और क्या क्या सिलेबस के डोमेन में क्वेश्चन आने वाला है, मान लो ये पता चल गया। इसके नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग तो क्या करना है, हम लोग को सिलेबस जानकर छोड़ना है क्या, नहीं, सिलेबस तो जान गए हैं, अब प्रिपरेशन करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो कहां से किया जाए, मतलब कुछ रिसोर्स चाहिए, या तो कोचिंग में कर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, या फिर सेल्फ स्टडी में बुक्स लेकर कर सकते हैं। तो रिसोर्स क्लियर होना चाहिए, और रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि रिलायबल हो कि नहीं, ये रिसोर्स के थ्रू गेट क्वालिफाई किया जा सकता है, ये पता होना चाहिए पहले से। कहीं ऐसा नहीं कि सिलेबस है लेकिन सिलेबस का लेवल बहुत कम किया गया है कि गेट लेवल का नहीं है, गेट थोड़ा हायर लेवल पूछ रहा है और सिलेबस जो कवर कर रहे हैं वो लोअर लेवल है, फिर गेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब कि रिसोर्स जो होना चाहिए गेट के लेवल का होना चाहिए, जो कि सारे सिलेबस को, रिसोर्स है जो सारे सिलेबस को कवर भी कर ले और गेट लेवल के सिलेबस को करे, सारे सिलेबस को गेट लेवल के अकॉर्डिंग ही कवर करे। तो रिसोर्स पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है कि सिलेबस जान लिए सबसे पहले, उसके बाद कहां से प्रिपरेशन करना है, रिसोर्स क्या होना चाहिए वो भी जान लिए। जैसा कि यहाँ पर कुमनम एडू हब में गेट सीएसई के लिए हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि सारा सब्जेक्ट गेट लेवल का ही होगा और सेम वही सिलेबस होगा जिस सिलेबस को कंप्लीट करके कंटिन्यूअस हम क्वालिफाई किए हैं। सेम सिलेबस हम बताने वाले हैं, उससे थोड़ा और एडवांस लेवल का ही जाकर, एकदम जीरो लेवल से लेकर और जो गेट का लेवल है जिसमें कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और एक्यूरेसी और स्पीड को बिना हैम्पर किए हुए, वो सब कुछ हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो रिसोर्स पता होना चाहिए। उसके बाद क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए। मतलब क्या, याद करना है क्या, रट लेना है क्या पूरा, नहीं, रटा नहीं मारना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो पता चलेगा क्या कि कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कुछ ऐसा टॉपिक होता है जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा, एक कब पता चलेगा, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से खुद में रियलाइज कर लोगे कि अच्छा ये टॉपिक है, इससे ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कोचिंग में हम लोग कुमनम में जितना भी वीडियोज होगा सारे सिलेबस को कवर भी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। और यहाँ पर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी अगर देखते हो सही से, तब भी वही सिलेबस हम बताएंगे, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, हर चीज हम कोरिलेट करके बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी नॉलेज होना चाहिए। ये बात हो गया सिलेबस और रिसोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब हम लोग देख लिए। रिसोर्स पता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ये पता है, और सिलेबस क्या है। अब आना है प्रिपरेशन मोड में, इसको प्रिपेयर कैसे करें। कंटेंट्स पता चल गया हम लोग को, सिलेबस इतना है, रिसोर्स यहां से तैयारी करना है, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है वो भी जान गए हम लोग। अब आते हैं इसका प्रिपरेशन कहां से किया जाए। तो प्रिपरेशन कहीं भी किसी ऑफलाइन कोचिंग से भी कर सकते हो, ऑनलाइन से भी कर सकते हो। यहां पर जितना भी लेक्चर होगा हिंदी में लेक्चर होगा, कन्वर्सेशन हिंदी में रहेगा, टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में रहना ही है।
टर्म्स को हिंदी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन जो होगा एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज में बताएंगे और सारा कुछ पूरे सिलेबस को इस तरीके से समझाएंगे, कुछ भी नहीं आता है और अगर लेक्चर कोई देख लिया कंप्लीट, उसको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा उसका। कोई एक चीज भी स्किप नहीं हो सकता है, एक चीज नहीं स्किप होगा। केवल अगर नहीं ट्रस्ट हो रहा हो, कोई भी एक नया लेक्चर सेम यही कुमना वेडू हब में ही डाला हुआ है, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर डाला हुआ है। यूट्यूब में जाकर कोई भी एक लेक्चर को, जिस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, जिस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, उस टॉपिक को टच करना और एक लेक्चर देखना और एट द एंड खुद ही ये चीज रियलाइज करना कि समझ में आया या नहीं, हर चीज को सही तरीके से एनालिसिस करके बताया गया था या नहीं। ठीक है, एक क्लियर है यहां पर। तो यहां पर पढ़ने से क्या बेनिफिट क्या होने वाला है कि सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। अब मान लो कभी टाइम ज्यादा कम भी मिला, वो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन का बेनिफिट है। ठीक है, अब आते हैं क्या, नोट्स पर आते हैं। तो भाई सिलेबस कंप्लीट कर लिए, सिलेबस कंप्लीट हम कर लिए हैं, जो पर्टिकुलर रिसोर्स था उस रिसोर्स से प्रीवियस ईयर को देख लिए हैं, लेकिन रिवीजन के लिए जो है नोट्स तो चाहिए, नोट्स चाहिए होगा। तो अगर वीडियो में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं लेक्चर का, तो ऑनलाइन में जैसे मेरा वीडियो होगा कुमना वेडू हब में, जो भी वीडियोज होगा उसे कंसेप्ट सीख लिए हो, लेकिन कभी ना कभी तो रिवाइज करोगे। तो क्या फिर से वीडियो पर आना है क्या, फिर से सेम वीडियो को प्ले करना है क्या? नहीं, फिर से वीडियो को प्ले नहीं करना है। प्ले कर सकते हो, मेरे साइड से ओपन है वो, एक बार नहीं 1000 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर सही प्रिपरेशन करना है तो टाइम को मैनेज करना है ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है ना। तो वीडियो मान लो 1 घंटे का है, अगर प्ले करते हैं फिर से 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो सकता है सेम चीज अगर नोट्स में होता तो 5 से 10 मिनट में कवर होता। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि नोट्स होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन तो करना है और रिवीजन करने के लिए नोट्स पक्का होना चाहिए। कोशिश करना खुद का लिखा हुआ हो, और मेरे क्लास में इतना आराम से हम बताने वाले हैं, हर चीज को इतना टाइम लेकर हम बताएंगे कि नोट्स आराम से बना भी सकते हो। नोट्स हम भी प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स प्रोवाइड करना कुछ नहीं है, पीडीएफ हम डलवा भी देंगे, लेकिन कोशिश करना कि खुद से नोट्स भी बनाए। जिनके लिए समझना और नोट्स बनाना दोनों पॉसिबल हो वही लोग, अगर नहीं पॉसिबल है नोट्स अलग से ले भी सकते हैं, नोट्स अलग से डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट करवा कर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन का यूज कर सकते हैं। अगर जिनके पास में पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ पैरेलल में समझ भी ले रहे हैं वीडियो से और नोट्स भी बना ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है एक बार मेरा इस स्पीड से पढ़ाया हुआ कंटेंट से है, जितना भी वीडियो लेक्चर है सब में इस स्पीड से हम पढ़ाए हैं, ताकि सामने बैठा कोई भी आदमी नोट्स भी बना ले और समझ भी ले। क्योंकि पढ़ाते समय बस यही चीज मेरे दिमाग में चलता है कि जिस तरीके से मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट पर कमांड नहीं था। हम 18 में पहली बार गेट दिए थे, 17 में फॉर्म भी नहीं डाले हैं, अब पास आउट है हम 16 के। तो 2017 तक मेरे पास में कुछ भी नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था। अब बोलो कॉलेज कैसे पास हुए? कॉलेज जैसे पास होते हैं, बहुत सारे तुम लोग भी हुए होंगे। कॉलेज पास के लिए क्या चाहिए? एक हल्का सा ओवरव्यू चाहिए, बात बना दोगे पेपर में, हो गया काम। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था, उसके बावजूद सारे सब्जेक्ट्स को सही तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। कैसे प्रिपेयर करना है, सारा टॉपिक कैसे कोरिलेट करना है, यही सोचकर हम पढ़ाएंगे सारे वीडियो लेक्चर में कि हम खुद पढ़ने वाले हैं, और अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तब हम क्या समझ सकते हैं क्या? इस तरीके से पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे क्या? कुछ भी नहीं आता है तो समझ रहे हो? इस तरीके से टाइम भी मिलेगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत सही तरीके से पढ़ाया गया है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बात को बताया है, बहुत सही है, हम खुद बताए हैं, खुद पढ़ाए भी हैं बहुत सारे दोस्तों को। ये जो प्रिपरेशन का टाइम मेरा रहा है 18, 19 और 20, इस ड्यूरेशन में बहुत सारे दोस्तों को हम पढ़ाए भी हैं, और उन लोग का रिस्पॉन्स ऐसा था कि बहुत सही तरीके से समझाते हो यार, बहुत बेस्ट तरीका समझाने का। इसलिए कोई भी लेक्चर देखना खुद रियलाइज कर लोगे इस बात को। ठीक, अब उसके बाद आते हैं
कि नोट्स कैसा करना है। तो एक होना चाहिए रेगुलर नोट्स, मतलब क्या, जितना चीज भी बता रहे हैं, जो भी चीज हम बताए हैं, जो भी लेक्चर में बताया गया है, हर चीज पॉइंट वाइज लिखा होना चाहिए। हर चीज को पॉइंट वाइज लिखा होना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट में, ताकि जब रिवीजन कर रहे हो वो छोटा छोटा पॉइंट भी रिकॉल हो जाए माइंड में। क्योंकि एक छोटा पॉइंट अगर मिस कर जाओगे, हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसके बेसिस पर ही आ जाए। इसलिए एक रेगुलर नोट्स होना चाहिए जिसमें कि सब कुछ लिखा होगा। लेक्चर में जो कुछ भी बताने वाले हैं हर चीज लिखा होगा। कुछ ऐसा भी चीज बताएंगे कि बोर्ड पर लिखेंगे नहीं हम, लेकिन भरवली हम उस चीज को बता देंगे। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट लगे कि हाँ इसको बाद में शायद हम भूल सकते हैं, उसको लिख लेना है। ये हो गया रेगुलर नोट्स, ये रेगुलर नोट्स हो गया। इससे क्या करेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा, जब सेकेंड टाइम रिवीजन करने वाले होंगे, जो सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है वो सब्जेक्ट का जब रिवीजन करेंगे तो हमको डायरेक्ट वीडियो में अब नहीं जाना होगा। वीडियो में नहीं जाना, यहां पर रिसोर्स में अगर ऑनलाइन कर रहे थे, कुमनब से ऑनलाइन कर रहे थे और वीडियो लेक्चर के थ्रू में कर रहे थे, अब रिवीजन के टाइम में वहां वीडियो में नहीं जाना है, नोट्स से ही रिवीजन करना है। और नोट्स में कैसे रिवीजन करेंगे भाई, तो नोट्स जब बना रहे होंगे, बनाते टाइम ही नोट्स में हमेशा हम वीडियो नंबर को मेंशन करना, ऊपर में टॉप कॉर्नर में, पेज के टॉप कॉर्नर में वीडियो नंबर को मेंशन कर दिए। और जब नेक्स्ट वीडियो प्ले होगा उसके पहले मान लो एक लेक्चर है, एक वीडियो है, उसमें 4 पेज को बनाए हैं, नोट्स बना है जो 4 पेज का बन गया है, ठीक। तो पहला पेज में क्या किया, जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे डेट लिखते हो ना, डेट मत लिखना, डेट छोड़ दो, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना है भाई, वीडियो नंबर को ऊपर में लिख लीजिए, पेज के टॉप कॉर्नर में वीडियो नंबर यहां लिख लीजिए। पहला पेज है, स्टार्ट किए, यहां पर टाइम भी लिख लीजिए। मतलब क्या, वीडियो नंबर भी यहां लिख लेना है और इसके अलावे टाइम भी लिख लेना है। मतलब क्या, पार्टिकुलर वीडियो में जो नोट्स बना है एक पेज का, वो नोट्स कहां पर अवेलेबल है। अगर मान लो जब कभी भी रिवीजन में दिक्कत आया, जब नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसा फील हुआ कि कोई पार्टिकुलर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरे लेक्चर उस सब्जेक्ट को ओपन करेंगे, सब्जेक्ट में ढूंढेंगे, उस वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में कहां है वहां पर जाएंगे। ये टाइम टेकिंग चीज है। अगर डायरेक्टली वीडियो नंबर लिखा होगा, अच्छा ये पेज नहीं आ रहा है, कौन सा वीडियो नंबर टॉप में देखे, वीडियो नंबर इतना है, सब्जेक्ट पता है पहले से ही, वीडियो नंबर इतना है, टाइमिंग क्या है, ये पेज किस टाइम में है। जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे तो जो टाइमिंग होगा पार्टिकुलर लेक्चर का, नेक्स्ट पेज जैसे ही किए ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही वीडियो जहां पर है अभी जो भी टाइमिंग है उसका, पेज जैसे ही चेंज हुआ है, जो टाइम है टाइम को ऊपर में लिख देंगे, ये कहां से स्टार्ट हुआ है। फिर अगला पेज में लिखा रहेगा कहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब उस दोनों के बीच में ही पार्टिकुलर कंसेप्ट रहेगा। मतलब कि एक मैपिंग हो गया, नोट्स जो है, नोट्स और वीडियो लेक्चर का प्रॉपर मैपिंग हो गया कि जहां कहीं भी समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली उतना ही टाइम के वीडियो को एक्सेस करके देख लेंगे। क्योंकि मान लो एक टॉपिक है, एक टॉपिक में 20 कंसेप्ट है, टोटल 20 कंसेप्ट है मान लो एक टॉपिक में, और उसमें से एक कंसेप्ट अगर मिसिंग है और एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है 5 आवर्स में, 5 घंटे में अगर हुआ है, लेकिन एक जो टॉपिक हमको मिसिंग है, रिवीजन में दिक्कत आ रहा है, जहां पर ये टॉपिक के लिए 5 घंटा देखने से अच्छा है कि अगर पेज नंबर लिखा होगा, पेज नंबर हर एक पेज में वीडियो नंबर लिखा होगा, टाइम अगर लिखा होगा, तो डायरेक्टली उस पार्टिकुलर वीडियो का हम ओपन करेंगे एक पार्टिकुलर लेक्चर को, पार्टिकुलर लेक्चर ओपन होगा वहां से, उस लेक्चर में केवल 10 मिनट्स जब हम देखेंगे इस कंसेप्ट को समझ गए, टाइम सेव हो गया ना। ऐसे आधा घंटा देखते, जो चीज पहले से ही याद है, नोट्स के थ्रू हम रिकॉल कर ही लिए हैं, उसको फिर से क्यों देखना है, फिर से नहीं देखना है। मतलब कि एक रेगुलर नोट्स होना चाहिए जिसमें वीडियो नंबर और टाइम लिखा होना चाहिए, कंपल्सरली लिखा होना चाहिए। क्यों, इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। हमेशा हर एक टॉपिक के लिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि अच्छा एक टॉपिक नहीं आ रहा है, एक टॉपिक में 20 कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट में कुछ दिक्कत है, अरे यार इतना लंबा वीडियो में कौन देखने जाएगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप कर दो। ऐसा जब स्किप करना शुरू कर दोगे ना, तो याद रखना गेट एग्जाम से तुम दूरी बनाना शुरू कर लिए हो। जब कंसेप्ट को स्किप करना शुरू कर दिए, इसका मतलब समझ जाना कि गेट एग्जाम से तुम दूर होना शुरू कर दिए हो, ये काम नहीं करना है।
अब ये काम नहीं करने के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर लेंगे क्या कि वीडियो नंबर ऑफ टाइम को लिख लेंगे। ठीक, ये मेरा रेगुलर नोट्स हो गया। जब कभी रिवीजन का जरूरत होगा हम इस नोट से ही रिवीजन करेंगे। जब वहां कुछ प्रॉब्लम फील करेंगे, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तब वीडियो में हम जाएंगे, पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर टाइम को देख लिए, उस टाइमिंग में उस सब टॉपिक जो भी है वहां पर देख लिए, फिर बैक आ गए नोट्स पर। रिवीजन नोट से ही करना है। ठीक, अब उसके बाद देखो, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, एक और शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब भाई बोलो शॉर्ट नोट्स कैसा है, नोट्स तो बना ही लिए, शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए कि जो रेगुलर नोट्स है उसमें 10 पेज के बराबर एक पेज में आना चाहिए। जो रेगुलर पेज में, रेगुलर नोट्स में अगर मान लो 200 पेज का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, इसका रफली अप्रॉक्स 20 to 30 पेज का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। 200 पेज का एक सब्जेक्ट मान लो है, एक सब्जेक्ट है, 200 पेज का क्या है, रेगुलर नोट्स है एक सब्जेक्ट का। तो 20 to 30 पेज में इसको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्यों बनाना है भाई, जब नोट्स है ही इसलिए बनाना है शॉर्ट नोट्स। होता क्या है, सब दिन तो रिवीजन करते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट जब 1 महीना 1.5 महीना बचेगा उस टाइम में नोट्स मान लो 200 पेज है, 200 पेज को ऐसे देखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि एक शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे, एक पेज में ही जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिख देंगे और उसके वर्ड को देखकर रिकॉल करेंगे, जब ज्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन भी हुआ। एक बात याद रखना, रिवीजन में कभी भी किसी चीज को हम देखें और रिकॉल किए, हम एक इसके नाम को सुनकर केवल अपने आप हम रिकॉल किए हैं, ज्यादा बेटर रिवीजन यही है। केवल नाम को सुनकर हम रिकॉल कर लिए, एक देखने के बाद में रिकॉल किए, इससे ज्यादा बेटर ये है। क्यों, एग्जाम में भी तो यही करना है ना, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, बस नाम देखकर ही रिकॉल करना है ना। मतलब कि इनडायरेक्टली तुम डेली एग्जाम दे रहे हो, तो इससे अच्छा चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, समझ रहे हो बात को। मतलब शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स में हर चीज नहीं लिखा होगा, वहां पर टॉपिक का नाम, जो इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है या फिर कुछ और कंसेप्ट है जो तुमको लग रहा है, बनाएगा कौन, तुम खुद बनाओगे। कब बनाओगे, जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब। एक सब्जेक्ट ओवर होने के बाद, सब्जेक्ट ओवर हो गया, रिवीजन कर लिए, पूरा ओवरव्यू हो गया सब्जेक्ट का, हर टॉपिक को रिलेट कर लिए, उसके बाद इस नोट्स को बनाना है, शॉर्ट नोट्स को। जब सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाए तब इसको बनाना है, पहले नहीं। पहले रेगुलर नोट्स बनाना है। रेगुलर नोट्स जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूस साथ साथ में पैरेलल में ही बनाना है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोट्स सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस भी बना लिए हैं, उसका रिवीजन भी कर लिए, तब जाकर शॉर्ट नोट्स बनाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बाद में क्यों, इतना टाइम बाद क्यों, इसलिए बोल रहे हैं तो देखो बात ऐसा है, हम क्या बोले, 10 पेज के बराबर एक पेज। जब स्टार्टिंग में नोट्स बनाने जाओगे ना, तो हर पॉइंट लगेगा कि अच्छा ये भी शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए। तो 10 पेज को तुम छोटा करने के चक्कर में रहोगे ना, वो फिर से 8 पेज बन जाएगा, फिर से 8 पेज में वो बनेगा। करना क्या है, 10 पेज को एक पेज में कवर करना है। तो जब तक उसका पूरा ओवरव्यू माइंड में नहीं रहे, एकदम क्रिस्टल क्लियर उसका कंसेप्ट नहीं रहे माइंड में, तब तक तुम 10 पेज को एक पेज बना ही नहीं सकते हो। और अगर ऐसा लगता है कि 10 पेज को तुम एक पेज में लिख लिए हो, बस समझ लेना कि उस सब्जेक्ट का बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन तुम किए हो। अगर एक सब्जेक्ट को 20-30 पेज में अगर नोट्स बना सकते हो, पॉसिबल है, कैपेबल हो गए हो, इतना अंडरस्टैंडिंग अगर बन गया सब्जेक्ट का, तो समझ लेना उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हुआ है। कोई भी एग्जाम में उस सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आने वाला है, पक्का बना दोगे। क्योंकि होता क्या है, इस शॉर्ट नोट्स को बनाते टाइम में पूरे सब सिलेबस को, टॉपिक को देखकर सोचना होता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज यहां डाले, क्या नहीं डाले, तो कम से कम चीजें यहां लाना है। वहां पर एक कोरिलेशन बनता है, ऐसा चीज हम लाना चाहते हैं यहां पर शॉर्ट नोट्स में, ऐसा चीज को लिखना चाहते हैं जिसके थ्रू बाकी सब कंसेप्ट अपने आप रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। कब ये चीज होगा, जब पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। मतलब क्या, 2 चीज है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए,
एक तो रिवीजन टाइम में काम आएगा कि लास्ट जब 1 महीना बचेगा तो पूरे रेगुलर नोट्स नहीं देखेंगे, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लेंगे, टाइम बचा रहा है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने टाइम, जो शॉर्ट नोट्स को बनाते समय जब बना रहे थे तब जो कोरिलेशन बना था सारे टॉपिक में, सारे कंसेप्ट के बीच में, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कौन कम है, समझ रहे हो? ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? जिसके थ्रू बाकी सब कंसेप्ट को हम रिकॉल कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस वही है। समझ रहे हो बात को? तो इसका जो शॉर्ट नोट्स मेकिंग है उस टाइम में इसके बनाने में बहुत ज्यादा माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हुआ है, ज्यादा क्लियर हुआ है कंसेप्ट उसका। इसलिए बनाना भी इंपॉर्टेंस है, बनाने में भी बेनिफिट है, और इसका फर्दर बेनिफिट क्या है? रिवीजन टाइम में। ठीक है, तो नोट्स हम बना लिए, रेगुलर भी नोट्स बना लिए और शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। अब इसके बाद आते हैं सिलेबस, चलो कंप्लीट कर लिए हैं, रिसोर्स पता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए हैं, रेगुलर नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। करना क्या है? रिवीजन करना है। रिवीजन देखो कैसा है, रिवीजन में क्या क्या है? एक करेंट सब्जेक्ट है जो करंटली पढ़ाया जा रहा है, और एक है प्रीवियस सब्जेक्ट जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो जितना भी चीज हुआ है, हम क्या क्या फेस किए हैं, कैसे कैसे स्कोर हम किए हैं, तीन बार गेट दिए हैं, 3 बार में 2 बार आईआईटी मिला है। फर्स्ट टाइम में आईआईटी नहीं मिल पाया था, थोड़ा मार्क्स खराब हुआ था, क्वालिफाई किए थे लेकिन बहुत अच्छा नहीं आया था कि आईआईटी में हम जा सकते थे। क्यों नहीं गए थे, क्या रीजन था, वहां पर क्या दिक्कत हुआ था? यही दिक्कत मेरा हुआ था, रिवीजन स्ट्रेटेजी उस समय नहीं था सही, उस समय सही तरीके से हम रिवाइज नहीं कर पाए थे। देखो हुआ क्या था कि जब पढ़ाई कर रहे थे सब्जेक्ट को, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए, उसके बाद क्या फील हुआ कि अच्छा सब्जेक्ट कंप्लीट हो ही गया है, जब एग्जाम आएगा उसके पहले सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करके एग्जाम दे देंगे, बस यही दिमाग में आया था। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए हुए थे, टेस्ट भी दे लेंगे। अब क्या हुआ, जब लास्ट टाइम मेरा आ गया, वहां पर क्या हुआ कि एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 10 दिन लग रहा था, 10 दिन लग रहा था एक सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कितना है, रफली मान लो 10 सब्जेक्ट, रफली एप्टीट्यूड मिलाकर, एप्टीट्यूड मैथ से सब मिलाकर, डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मेथड अलग अलग करते हैं, रफली 10 सब्जेक्ट है गेट में। 10 सब्जेक्ट के लिए कितना चाहिए? 10 सब्जेक्ट के लिए केवल रिवीजन के लिए वन टाइम जब रिवीजन करेंगे लास्ट में हम, तब चाहिए 100 डेज, 100 डेज चाहिए था। टाइम कितना था? टाइम बचा हुआ था 2 मंथ्स, टाइम 2 महीना का बचा हुआ था। कभी पॉसिबल था क्या? कभी नहीं पॉसिबल था। क्यों ऐसा हुआ था? 10 दिन क्यों चाहिए था वहां पर? इसलिए चाहिए था जब हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे, उसके बहुत दिन तक उस सब्जेक्ट को हम पलट के देखे ही नहीं। माइंड में क्या था, अच्छा तो कंप्लीट कर लिए हैं। होता क्या है, गेट का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, टेक्निकल बहुत ज्यादा है इसमें, टेक्निकल बहुत सारा चीज है इसमें, मोस्ट ऑफ द थ्योरी जो टेक्निकल है, कितना भी अच्छा से पढ़े हो 3 महीने 4 महीने बाद भूलोगे ही, पक्का भूलोगे, क्योंकि 10 सब्जेक्ट है, 1-2 नहीं है, 10 सब्जेक्ट है, भूलना ही भूलना है। उसमें मेरे दिमाग में क्या था, अरे पढ़ाई इतना अच्छा से कर लिए हैं, भूलेंगे कैसे? नहीं भूलेंगे, भूल गया लास्ट में। अब क्या है कि एक को रिवीजन करने के 10 दिन लग रहा था, नहीं कर पाए। इससे बचने के नेक्स्ट टाइम क्या किया, जब 19 में हम एग्जाम दे रहे थे, जब आईआईटी मिला था, 19 गेट से आईआईटी मिला था हमको, एडमिशन नहीं लिए थे उस टाइम में, फिर 2020 में दिए, यहां भी मिला और अच्छा रैंक इंप्रूवमेंट हुआ, जब तब जाकर आईआईटी में हम गए। दोनों टाइम में आईआईटी में सीट एलोकेशन हुआ था मेरा एमटेक में। ठीक है, 19 में हम क्या किए, इसको ओवरकम करने के लिए कि अच्छा ये तो बात याद है हमको, ये बात याद था कि एक सब्जेक्ट में 10 दिन लगा था और रिवीजन हम नहीं कर पाए थे। हम सोचे क्यों 10 दिन लगा है भाई, क्योंकि बहुत दिन से नहीं पढ़े थे, बहुत दिन से उसको रिवाइज नहीं किए थे, तो रिवीजन में टाइम ज्यादा लग रहा था लास्ट में। अगले बार 19 के टाइम में हम क्या किए कि एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ है, मान लो यही सब्जेक्ट अगर लेते हैं, जैसे ही एक बार कंप्लीट हम किए, इसके बाद कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर क्या किए, रिवीजन कर लिए, फिर से कुछ दिन बाद फिर से एक रिवीजन कर लिए, फिर से कुछ दिन बाद फिर से रिवीजन कर लिए।
मतलब कि जब तक कि गेट एग्जाम नहीं हो गया तब तक हम कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में थे, उसी सब्जेक्ट को रिवीजन कर रहे थे। किसको? बस एक को ही नहीं, जितना भी सब्जेक्ट है सबको, जितना भी सब्जेक्ट है सबको कंटिन्यूअस रिवीजन में रखे हुए थे कि लास्ट टाइम में 10 दिन नहीं चाहिए। इससे बेनिफिट क्या हुआ? ये जो 10 दिन लग रहा था पहले ना, 10 दिन लग रहा था ना, ये कन्वर्ट मेरा हो गया 2 दिन में। लास्ट टाइम जब इस बार हम दिए थे 19 के जब प्रिपेयर कर रहे थे, 10 दिन की जगह बस 2 दिन चाहिए था। अब देखो 10 सब्जेक्ट है, 2 दिन चाहिए, कितना हो गया? 20 डेज हो गया, 20 डेज हो गया। अब लास्ट 2 महीने में 20 दिन आराम से दे सकते हैं, रिकॉल भी हो गया है। अब एक और भी चीज है कि जब 2 दिन में सब्जेक्ट का रिवीजन पॉसिबल है, सेम लेवल का रिवीजन, सेम लेवल का, सेम लेवल से उस सब्जेक्ट को जब रिवाइज कर रहे हैं, बस 2 ही दिन में हो रहा है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि बहुत सारा चीज उस सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है माइंड में पहले से रिकॉल किया हुआ है, भूले नहीं है अच्छे से। यहां पर क्या हुआ था कि बहुत ढंग से भूल गए थे, बहुत अच्छे से भूल गए थे, सब्जेक्ट से कट गए थे हम। फिर से पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ रहा था, फिर से सारे कंसेप्ट को देखना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था, इसलिए 10 दिन लगा था यहां पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिलेबस को कंप्लीट करना ही गेम नहीं है केवल। गेट का मतलब कभी भी सिलेबस कंप्लीट करना है ही नहीं। सिलेबस कंप्लीट करना तो एक पार्ट है। सिलेबस को कंप्लीट करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस को कंप्लीट करना एक पार्ट है। मेन जो खेल रहता है, मेन खेल होता है रिवीजन का। मेन जो खेल होता है वो होता है रिवीजन का, क्योंकि सिलेबस तो सब लोग करेगा ही। कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे लोग ऐसा है जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सीट तो कम है, सीट कम है, वहां पर क्या होगा? डिफरेंस कैसे आने वाला है मार्क्स में? तो जिसका रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होगा, जिसका रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होगा, वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है एग्जाम में। जिसका रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं सही होगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन होना ही होना है। 100% चांस है कि परफॉर्मेंस डाउन होगा ही होगा। क्यों? रिवीजन नहीं किया हुआ है। लास्ट टाइम में सबको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए सब्जेक्ट को रिवीजन में रखना है। तो बोलो कैसे कैसे रिवाइज करना है भाई, कितना कितना दिन पर रिवीजन करना है? अब आते हैं रिवीजन पर कि कितना कितना दिन पर रिवीजन करना है, जिससे कि लास्ट टाइम में बस 2 दिन में रिवीजन हो जाए। कभी कभी ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसमें कंपाइलर डिजाइन एक छोटा सब्जेक्ट है, 1 दिन में रिवीजन होगा उसका। एप्टीट्यूड 1 दिन में होगा, छोटा चीज है। एप्टीट्यूड ऐसा बन जाएगा कि नहीं रिवाइज करोगे तब भी सब क्वेश्चन बनेगा उसका। समझ रहे हो बात को? बस वही चीज है। तो रिवीजन करना कैसे है? तो सिंपल देखो, इसको ध्यान से देखना। रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। देखो करना क्या है। पहले भाई आया सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आया, इस सब्जेक्ट का हम थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़े, उसके बाद में क्वेश्चन बना लिए। अब इसका प्रिपरेशन हो गया है सही, पढ़ लिए हैं अच्छे से, थ्योरी भी पढ़े हैं, क्वेश्चन भी बनाए हैं। अब क्या करना है? तो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ था, उस ड्यूरेशन में अगर यहां से जूम करते हैं एक पार्ट को, एक छोटा पार्ट को जूम करते हैं, वहां पर क्या था? मान लो 10 दिन में सब्जेक्ट खत्म हुआ है, 10 डेज में मान लो एक सब्जेक्ट को खत्म किए हो। ठीक है, 10 या 20 भी ले सकते हो, 10, 15, 20 जो भी लो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो ऑनलाइन है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो मान लो 10 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है, तो करना क्या है? जो आज पढ़ाई हुआ है पहले तो सेम डे एक रिवीजन देंगे। पहला रिवीजन सेम डे होगा, ठीक। दूसरा रिवीजन कब होगा? सेकेंड रिवीजन होगा सेकेंड डे। दूसरा रिवीजन दूसरा दिन हो गया। मतलब कि पहला रिवीजन सेम डे हो गया,
सब्जेक्ट का रिवीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला रिवीजन सेम डे हो गया, उसके बाद दूसरा रिवीजन कब होगा? नेक्स्ट डे। ठीक, नेक्स्ट डे, दूसरा रिवीजन नेक्स्ट डे हो गया। उसके बाद कब होगा? 7 दिन के डिफरेंस में, 7 डेज के डिफरेंस में फिर से एक रिवीजन होना है। समझ रहे हो? ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये हम किए हैं, फॉलो किए हैं और तब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ये किया हुआ चीज है, कोई नया चीज नहीं है, किया हुआ चीज है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किए हैं तब हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं उस चीज का। ठीक है, क्या करना है? एक सब्जेक्ट है, उसका सेम डे में जो पढ़ाई हो रहा है, 10 दिन का है, पहला दिन जो पढ़ाई हुआ उसको उस दिन याद देख लिए, अच्छे से रिवीजन कर लिए, फिर अगले दिन भी उसको पढ़े। जो आज पढ़ाई हुआ है, आज आए हम घर पर, आज रिवीजन किए, फिर आज वाले पढ़ाई को कल भी रिवीजन करना है नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद 7 दिन के गैप जब होगा, 7 दिन के बाद सेम टॉपिक को रिवाइज करना है, 7 दिन के बाद। फिर उसके बाद 15 दिन गैप करके फिर से रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 30 दिन के गैप में तब तक रिवीजन करते रहना है जब तक कि गेट एग्जाम ना हो जाए। मतलब क्या? पहला रिवीजन सेम डे, दूसरा रिवीजन नेक्स्ट डे, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, उसके बाद 30 दिन बाद का 30 दिन के अंतराल पर रिवीजन चलते रहेगा। कब तक? जब तक गेट एग्जाम ना खत्म हो जाए, जब तक गेट एग्जाम नहीं खत्म हो जाए, या पीएससी को एग्जाम फॉर्म भर डाले हो या फिर कोई और एग्जाम डाले हो, जब तक वो टारगेट है, गोल है, वो एग्जाम खत्म ना हो जाए, तब तक ये 30 दिन पर रिवीजन चलते रहेगा। तो बोलो कि मान लो 10 दिन का सब्जेक्ट है, आज जो पढ़े हैं उसका आज हम रिवीजन किए, फिर कल किए, फिर इसको 7 दिन बाद किए, फिर वहां से 15 दिन बाद किए, फिर उसके 30 दिन के अंतराल में करते रहे। कल जो पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे? तो कल पढ़े हो तो सेम चीज को फॉलो करना है। आज जो पढ़े थे, आज रिवीजन किए, कल भी करना है उसको। तो कल जो पढ़े हो वो उस दिन शाम को रिवाइज करना, फिर उसके अगले दिन उसको भी करना है। तो बोलो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारा रिवीजन का ही चीज रहेगा। हाँ, ऐसा आने वाला है, लेकिन फिर भी कवर कर लोगे। क्यों कर लोगे? यही मेरे साथ भी हुआ था कि मान लो आज कुछ पढ़ा हुआ है, इसको हम कल रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, कल जो पढ़ेंगे वो भी कल ही रिवाइज करना है। कोई पहले का पढ़ा हुआ भी चीज है जिसका क्या है 7वां दिन पूरा हो रहा होगा, क्योंकि 7 दिन बाद तो रिवाइज करना है। पहले भी पढ़ा हुआ चीज होगा, कोई और सब्जेक्ट मान लो होगा या सेम सब्जेक्ट का ही रहे, 7वां दिन वाला भी आएगा इस दिन। एक तो सेम डे का आया, एक नेक्स्ट डे का आया। किसी का 7वां दिन आज पूरा होगा, किसी का 15वां दिन आज पूरा हो गया होगा, किसी और का मान लो 15th डे आज पूरा हुआ होगा। ठीक है, कोई और टॉपिक है जिसका 30वां दिन भी तो पूरा हुआ होगा। मतलब कितना सारा रिवीजन करना है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइप्स के टॉपिक को डेली रिवाइज करना है। उसके अलावा क्या? पढ़ाई भी करना है, क्वेश्चन भी बनाना है। तो कैसे पॉसिबल है? देखो होगा क्या, यहां पर देखो बहुत लॉजिकल चीज है। प्रैक्टिकली हुआ क्या था मेरे साथ में? हुआ क्या ऐसा, जब पहला दिन रिवाइज किए ना, उसके रिवीजन में हमको लगा 1 घंटे का टाइम। ठीक है, कल होकर जब किए तो ये काम मेरा हो गया 15 मिनट में, क्योंकि एक ही दिन पहले का पढ़ा हुआ था, एक दिन बाद में रिवीजन कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम ही लगा कि अभी तो पढ़े थे, रिवीजन भी शाम को कर लिए थे। 15 मिनट में हो गया। 7 दिन बाद जब हम किए, यहां पर लगा 10 मिनट का टाइम। जब 30 दिन बाद हम किए, यहां से फिर 5 मिनट में ही हो गया, क्योंकि ये इतना बार रिवीजन ही कर लिए थे, इतना टाइम मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन हो गया था कि अब टाइम अब याद हो गया है। कंसेप्ट अब फिंगर टिप्स पर आ गया है। सारे कंसेप्ट को बिना देखे बोल सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं वो चीज बिना देखे हुए। ठीक है, अब टाइम लगा 5 मिनट का ही। 30वां दिन 5 मिनट का ही टाइम लगा। हर 30वां दिन 5-5 मिनट में एक दिन का जो सिलेबस है, एक दिन के सिलेबस पर हम लोग कर रहे थे ना। एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का एक दिन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे ना। मतलब क्या कि 5 टाइप का रिवीजन है, तो पहला जो टाइप होगा
क्या होगा, सेम डे का। इसके लिए टाइम कितना देना है, इसके लिए टाइम 1 घंटा मान लो लग गया। एक और दूसरा टाइप का है जो किसका आया होगा, नेक्स्ट डे का, एक दिन पहले वाला रिवीजन आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे का रिवीजन एक आया होगा, ठीक है। उसमें टाइम कितना लगा, 15 मिनट का, 15 मिनट। फिर एक और ऐसा टॉपिक आया होगा जिसका 7वां दिन आज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 7वां दिन जिसका कंप्लीट हो रहा है उसके लिए टाइम कितना लगा है, 7th डे के लिए 10 मिनट का टाइम लगा है, ठीक। यहां पर 7th डे लिख देते हैं, कितना, 10 मिनट का टाइम लगा है। यहां पर थर्ड टाइप है, टाइप थर्ड है। फोर्थ क्या है भाई, फोर्थ क्या है, जिसका 15th डे हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 15th डे है। इसमें कितना लगा है, 15th डे वाले में 15 दिन बाद जब हम किए हैं, जब 15 दिन बाद किए थे तो रफली यहां भी 10 मिनट लगा था। मान लो 15वां दिन भी 10 मिनट लगा है, ठीक है। तो 15वां दिन भी मान लो 10 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद 30 दिन बाद जब किए, पांचवा टाइप ऑफ क्या रहा, पांचवा टाइप में क्या हुआ, 30 दिन बाद किए, 30 दिन बाद टाइम कितना लगा, 5 मिनट का टाइम लगा। टोटल टाइम कितना हो गया एक दिन के लिए, एक दिन का टोटल रिवीजन का टाइम कितना हो गया, देखो यहां 1 घंटा यहां है, 15 मिनट, 10:25, 10:35, 5:40, मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट रफली मान लो 2 घंटा टाइम, 2 घंटा टाइम मेरा रिवीजन में गया है। डेली 2 घंटा टाइम गया है रिवीजन में। स्टार्टिंग में ही बताए थे ना कि पीछे वाले को रिवीजन करने में 2 घंटा टाइम देना है। अब इसका 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि हम ऐसे नहीं करके, इस तरीके से नहीं करके क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो होगा क्या, जब एक सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, मान लो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, एक सब्जेक्ट आज उठाए हो, डेली 2-2 घंटा टाइम बस एक पर ही दे रहे हो, अगर एक सब्जेक्ट पर अगर दे रहे हो 2-2 घंटा टाइम। अब इसमें क्या दिक्कत आता है कि मान लो उसको रिवीजन करने में 2-2 घंटे टाइम डेली दे रहे हो, उसको रिवीजन करने में 10 दिन का टाइम लग गया, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है मेरा, 10 दिन का टाइम लग गया। 5 सब्जेक्ट है, अगर 4 सब्जेक्ट देखोगे या 3 सब्जेक्ट रिवीजन करने में 1 महीना का टाइम, तब तक 2 नया सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, अभी तक 5 ही मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम एक सब्जेक्ट को लेकर रिवीजन कर रहे हैं, फिर अगला रिवीजन किए, फिर एक और सब्जेक्ट रिवीजन किए। यहां से अगर अभी तक 5 सब्जेक्ट कंप्लीट है, यहां से 3 सब्जेक्ट का अगर रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं, 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करते करते 30 दिन जाएगा, जिसमें कि 2 नया सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब कितना बचा है, अब 4 सब्जेक्ट हो गया है रिमेनिंग में, 3 तो अभी कर लिए हैं, 2 पहले वाला मेरा रिमेनिंग था रिवीजन के लिए, 2 नया भी ऐड हो गया है रिवीजन के लिए। अब करेंगे जब रिवीजन, जो सबसे पहले से पढ़ा हुआ है, 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, इतना दिन जो गैप हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, तो उसमें रिवीजन का टाइम ज्यादा लगेगा। जो यहां पर बोल रहे हैं कि ये 5-5 मिनट में कर रहे थे, एक दिन का अगर 5 मिनट में कर रहे हो, एक सब्जेक्ट अगर 10 दिन चलता है 50 मिनट, तो 1 घंटे से 2 घंटे में रिवीजन हो जा रहा है। सब टॉपिक का एक सब्जेक्ट में 1 से 2 घंटे में रिवीजन हो जा रहा है, जबकि वही चीज जब बहुत दिन बाद रिवीजन करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। रिवीजन तो हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहां पर और भी चीजें देखो क्या, कि यहां पर क्या है, हो सकता है ये कोई और सब्जेक्ट का हो, एक किसी और सब्जेक्ट का रहे, एक किसी और सब्जेक्ट का, एक किसी और सब्जेक्ट का, सब अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकता है। या फिर नीचे वाला 30वां दिन और 15वां दिन जिसका चल रहा है वो कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, और 30वां दिन एक का ही चलेगा क्या, नहीं, पहले और भी कुछ ऐसा होगा जिसका कि यहाँ 30वां दिन, मान लो 30वां दिन के लिए 2 और है, 2 और भी जिसका 30वां दिन कंप्लीट हो गया है, कुछ सब्जेक्ट तो बहुत सारा हो गया होगा, तो मान लो 2 और भी चलेगा, 5-5 मिनट और यहाँ पर रफली लिए हैं, 1 घंटा 40 मिनट हुआ था ना, 20 मिनट ऐसे भी यहाँ पर बचा हुआ है, अभी 20 मिनट ऐसे भी यहाँ बचा हुआ है। 4 सब्जेक्ट और भी 30वां दिन कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से करेंगे तो सारा सब्जेक्ट पैरेलल में मेरा रहेगा, सारा सब्जेक्ट पैरेलल में रहेगा। अगर एक सब्जेक्ट को पहले चाहेंगे फिनिश करना तो कोई एक सब्जेक्ट लैग कर रहा होगा। और जान लो, एक अच्छा स्कोर अगर करना है गेट में
फुल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, सब्जेक्ट को स्किप करके नहीं कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है। सब्जेक्ट को स्किप करके अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट स्किप करना शुरू करोगे, अरे उस सब्जेक्ट का कुछ आसान क्वेश्चन भी तो आया होगा एग्जाम में, जो लड़का उसको पढ़ कर गया है वो तो आसान वाले इजी वाले क्वेश्चन को बना दिया। जब इजी क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो, कैसे स्कोर अच्छा आएगा? कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए। इसलिए सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। रिवीजन इस तरीके से ही करना है, एकदम ध्यान रखना, और इसको फॉलो करके देखो, इतना बेनिफिट मिलेगा कि 3 महीने बाद अगर देखोगे, जब स्टार्ट किए हो प्रिपरेशन, उसके 3 महीने बाद देखोगे क्या, जो पहले किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ दे, सब क्वेश्चन बना लोगे। ऐसा कभी नहीं फील होगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट बहुत दिन हो गया है, इसका कंसेप्ट भूल रहे हैं, भूलोगे ही नहीं। सबके सब रिवीजन में है, सबके सब रिवीजन में है, सारे सब्जेक्ट को पैरेलल में लेकर चल रहे हैं। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसा ही रखना, एकदम श्योर शॉर्ट यही रिवीजन स्ट्रेटेजी रखना, इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। एक्सपीरियंस करोगे, एक बार इसको फॉलो करके देखो। हम किए हैं ये सब चीज को हम किए हैं, तब बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया रिवीजन का। तो मान लो रिवीजन तो हम लोग कर लिए, करेंट सब्जेक्ट का भी कर लिए और प्रीवियस सब्जेक्ट का भी, इसका स्ट्रेटेजी देख लिए। अब इसके बाद क्या है भाई, सिलेबस हो गया है, नोट्स देख लिए हैं, रिवीजन मेरा सही से स्ट्रेटेजी बन गया है। इसके बाद क्या है, टेस्ट सीरीज को देना है, टेस्ट सीरीज देना है। क्यों? टेस्ट सीरीज एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मल्टीपल टॉपिक्स का रिवीजन करवाता है। टेस्ट नंबर के लिए नहीं देना है, याद रखना, नंबर देखना ही नहीं। पहले तो 10 ऐसा टेस्ट देना जिसमें नंबर देखना ही नहीं, कम नंबर आ रहा है, ज्यादा नंबर आया है, कुछ भी आ जाए, नंबर के लिए दे ही नहीं रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? हम दे रहे हैं कि टेस्ट में मान लो 50 क्वेश्चन है, सब अलग अलग टॉपिक से अगर आया है, तो एक टाइम जो मेरा है 65 क्वेश्चन का गेट होता है। ऐसे 3 घंटे में 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, रफली 50 टॉपिक तो टच किया ही होगा। तो 3 घंटा में अलग अलग सब्जेक्ट का 50 टॉपिक टच कर रहा है, हम उसके रिवीजन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट जो दे रहे हैं, जो हम रिवीजन के लिए दे रहे हैं। अब बोलो उस रिवीजन में करना क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, क्या टेस्ट दिए, फिर उसका एनालिसिस करना है। टेस्ट देखो, उसका एनालिसिस करना है, मार्क्स नहीं देखना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है और एकदम याद से इसमें मल्टी स्टार लगा लो, ये एनालिसिस करना ही करना है। टेस्ट का मतलब ही यही है। कैसे एनालिसिस करना है भाई, क्या करना है वहां पर? देखो क्या करना है, अगर टेस्ट दिए हो, यहां पर मान लो 65 क्वेश्चन है, ठीक। वर्स्ट केस में मान लो इसमें से 45 क्वेश्चन गलत हुआ। 45 गलत कैसे हुआ? या तो नहीं बनाए हो या तो गलत हुआ है, मतलब कि 20 ही क्वेश्चन सही हुआ मेरा। हो सकता है 65 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन छोड़े होंगे या 20 क्वेश्चन ही छोड़े हो, उसमें से 20 सही हुआ। जितना बनाया हो उसमें 20 सही हुआ है, 45 गलत हो गया है। मार्क्स देखोगे ना, अगर मार्क्स देखोगे ना टेस्ट का, डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो डिप्रेस नहीं होना है, करना क्या है, अच्छा 45 क्वेश्चन गलत हुआ है ना, ठीक है। अब इस 45 क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्या भाई, तो कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हुआ है, मतलब क्या उस क्वेश्चन में गलती या तो छोड़ दिए हैं, गलती हुआ है वो भी देखेंगे, अगर नहीं बनाया वो भी देखेंगे कि भाई क्यों नहीं बनाया, क्या दिक्कत था, कंसेप्ट नहीं पता था क्या। उस कंसेप्ट को एक अलग से, इसके लिए एक अलग से नोट्स बनाना है। बस टेस्ट के एनालिसिस के लिए एक नोट्स बनाना है। उस नोट्स में एक देखो रेगुलर नोट्स है थ्योरी के लिए, शॉर्ट नोट्स भी थ्योरी का है, एक टेस्ट के अकॉर्डिंग नोट्स रहना चाहिए। क्या भाई, इस टेस्ट में जो 45 क्वेश्चन या तो गलत हुआ था या तो सॉल्व नहीं कर पाए थे, इस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं,
कौन से टॉपिक में क्वेश्चन गलत हुआ है वो सब चीज इस नोट्स में मेंशन करेंगे। इसमें मिस्टेक्स को लिखना है, क्या गलती किए हो। अगर नहीं बना है तब भी कुछ गलती हुआ होगा, कोई कंसेप्ट पार्टिकुलर टॉपिक नहीं याद है, नहीं रिवीजन हुआ है, भूल रहे हैं, इस नोट्स में लिख लेंगे। सारे जो गलती हुआ है, गलती में भी क्या देखेंगे, कुछ हो सकता है कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ है। दोनों टाइप की चीज को देखना है। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है फिर इस नोट्स में जो लिख लिए हैं टॉपिक, यहां से कहा जाए कंसेप्चुअल मिस्टेक होगा तो हम जाएंगे रेगुलर नोट्स में, यहां से रेगुलर नोट्स में जाएंगे हम। उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिस टॉपिक का क्वेश्चन यहां पर हमसे छूट गया है या गलती हुआ है, इस टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे रेगुलर नोट्स में, ताकि अगले टेस्ट में, नेक्स्ट वाले टेस्ट में इस 45 क्वेश्चन में जो जो टॉपिक था उसका गलती नहीं हो। गलती करना कोई बड़ा चीज नहीं है, गलती करो, जितना मन है उतना गलती करो। एकदम स्टार्टिंग से टेस्ट में ऐसा करो 65 में 60 गलत कर बैठो, करो गलती, लेकिन सेम गलती अगला टेस्ट में नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। सेम गलती अगले टेस्ट में नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गलती हुआ है उसको टाइम देकर हम समझे हैं, उसके लिए हम तैयारी किए हैं। जो गलती किए हैं टेस्ट में, इसके लिए भी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। यहां पर क्या भाई, जो टॉपिक के कंसेप्ट में गलती हुआ है उसको हम रिवाइज किए, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाए, उसके बेसिस पर जो टॉपिक था उस टॉपिक में जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चंस भी बनाए। यहां पर क्या किए, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लिए। जैसा यहां गलती हुआ है उस गलती के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे CSIT में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, आसान कैलकुलेशन ही होता है, लेकिन मान लो कहीं पर गड़बड़ हो रहा है कुछ, वैसा क्वेश्चन को अलग से हम प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट के अलग हटकर प्रैक्टिस कर लिए, फिर से टेस्ट पर आए, फिर से देखो यहाँ टेस्ट से यहाँ भी एरो है, यहाँ भी है, मतलब फिर से टेस्ट पर आए, फिर से टेस्ट दिए, फिर उसका एनालिसिस किए, फिर एनालिसिस में कुछ गलती मिला। अभी 45 गलती हुआ था, मान लो इस बार 30 गलती ही हुआ है, फिर से यहां पर गए नोट्स में लिखे, फिर से यहां नोट्स में लिखे, फिर उस टॉपिक को देखे। और जब सेकेंड टाइम दूसरे वाले टेस्ट के लिए, जब दूसरे वाला टेस्ट का गलती यहां लिख रहे होंगे और उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे, तो सेकेंड वाले टेस्ट का तो हम कर ही लेंगे। और जो पहले टेस्ट में जो गलती हुआ था ना, पहले वाले टेस्ट में भी गलती हुआ था ना, जब 45 गलती हुआ था, 45 मिस्टेक्स हुआ था, या तो नहीं बनाए थे या छूट गया था क्वेश्चन, ये सब टॉपिक को फिर से यहां तो लिखा हुआ है ना, यहां से फिर से रिवाइज कर लेंगे। पुराना जो टेस्ट है उसका जो टॉपिक है उसका रिवीजन यहां कर लेंगे, नया वाला टॉपिक को यहां लिखकर अच्छे से पढ़ाई कर लिए, फिर से प्रैक्टिस कर लिए। फिर तीसरा बार आएंगे, तीसरे बार में मान लो 30 नहीं होकर 25 गलती हुआ है, फिर 25 यहां लिखे। जब 25 यहां पर एनालिसिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे नोट से, उस समय में पिछला 30 के लिए भी रिवीजन कर लेंगे जो गलती हुआ है, और 45 के लिए भी। ये सब काम कब करना है, ये पूरा काम कब होगा, ये काम लास्ट के 3 महीना, लास्ट का 3 महीना बस यही करना है। लास्ट का 3 मंथ्स जो होगा गेट का, लास्ट का 3 मंथ्स यही करना है। मतलब कि 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है हम लोग, ठीक है। तो 3 महीना लास्ट का जो होगा उसमें बस यही काम करना है, रिपीटेशन करना है इस काम का। जो थ्योरी लग रहा है बीच में कभी कभी टाइम देकर नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी देख रहे हैं। कभी कभी मान लो कोई दिन टेस्ट देने का नहीं मन है, एनालिसिस भी हो चुका, एनालिसिस कब करना है, टेस्ट आज दिए हैं तो एनालिसिस अगला महीना करना है, ऐसा नहीं। आज दिए हैं तो आज ही एनालिसिस होना चाहिए, आज दिए हैं मतलब आज होना चाहिए। टेस्ट का एनालिसिस कभी भी एक दिन पोस्टपोन नहीं करना, चाहे किसी भी हालत में, कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो, टेस्ट का एनालिसिस एक दिन भी पोस्टपोन नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट करते समय, पढ़ाई करते समय किसी चीज को पोस्टपोन एक दिन बाद कर सकते हो, नोट्स एक दिन बाद कुछ देख सकते हो, रिवीजन एक दिन बाद कर सकते हो, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस सेम डे में होना चाहिए, सेम डे में। क्योंकि टेस्ट का एक टेम्परामेंट होता है आदमी का, और उसी टेम्परामेंट में वो रिवीजन हो जाना चाहिए।
तो क्या गलती हम किए हैं अभी याद है ना, अभी जस्ट पहले हम टेस्ट दिए हैं, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, होगा इसे क्या जब उस सेम डे में करेंगे, जब एनालिसिस कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ गलती हुआ होगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसके बारे में पहले कुछ और अप्रोच सोचे हैं, फिर कुछ और सोचे, 3 अप्रोच सोचे हैं, एक अप्रोच से बनाए, गलती हो गया क्वेश्चन। यहां पर वो गलती हुआ है वो तो हम लिख लिए हैं, लेकिन अगर सेम डे में करेंगे ना, सेम डे में करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, ये जो तीनों अप्रोच जो सोचे थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब याद है, सब यहां लिख लेंगे। फिर देखेंगे क्या नोट्स को देखकर कि तीनों में से कौन सही था, हम एक अप्रोच को छोड़कर दूसरे पर क्यों आए थे, या तीनों ही गलत था क्या, सब चीज याद रहेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या कुछ दिमाग में चला है, नहीं भी बना है, क्यों नहीं बना, क्या सोच रहे थे, क्वेश्चन को देखकर सोचे क्या थे, वो जो थॉट जो प्रोसेस चल रहा था, थॉट प्रोसेस जो उसमें डेवलप हो रहा था एग्जाम के ड्यूरेशन में, टेस्ट के ड्यूरेशन में, वो चीज अभी याद है सेम डे में। इसलिए रिवीजन सेम डेट में ही करना है, इसका एनालिसिस करना है जो सेम डेट में होना चाहिए, और नोट्स एकदम मेंशन होना ही चाहिए। गलतियों को लिखो, जो भी गलती हुआ है उसको लिखना है, जो भी गलती हुआ उसको लिखना है, सही तरीके से रिवाइज करना है उसको प्रॉपरली, कि सेम गलती बाद में नहीं हो, और इसके अकॉर्डिंग फिर रेगुलर नोट्स और शॉर्ट नोट्स को हम रेफर करते रहेंगे। अब तो हम लोग के पास दोनों है ही, रेगुलर नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। कोशिश करना शॉर्ट नोट्स में क्या, एक छोटा सा चीज कि सब पेज में जो भी पेज होगा उसमें लास्ट का 10% जो होगा पेज का एरिया, सबसे नीचे का बॉटम का एक पेज मान लो ऐसा है, लास्ट का जो एरिया है इतना इतना ब्लैंक रख देना। क्योंकि होगा कभी कभी क्या कि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखे थे, बार बार कोई चीज है जो भूल जा रहे हैं, बार बार देखना पड़ रहा है रेगुलर नोट्स, उसको फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं। जगह नहीं रखेगा कैसे लिखोगे, एक टॉपिक का कहीं और लिखोगे वो और लेंदी हो जाता है। इसलिए 10% पेज का 1/3 जो नीचे का पोर्शन होता है थोड़ा सा जगह स्पेस खाली भी रखना, क्योंकि जब रिवाइज कर रहे होंगे कुछ चीज लिखना रहे वहां लिख लेंगे हम लोग। रेगुलर नोट्स में यही काम करना, रेगुलर नोट्स में नीचे का 20% हिस्सा खाली रखना, नीचे का 20% हिस्सा है जो एक पेज जो रेगुलर नोट्स का होगा, इसमें 20% जो एरिया होगा एक खाली रखना। कुछ भी नया चीज रहे यहां लिख लेंगे, बोलो इससे पेज मोटा हो जाएगा, नोट्स मोटा हो जाएगा। अरे नोट्स मोटा होने से क्या होगा, अब तो पैरेलल में रिवीजन इतना कर ही रहे हैं ना कि देख कर डर लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक नोट्स को पूरा रिवाइज करने कहाँ हम बैठते हैं, हम लोग एक नोट्स को कोई भी दिन जो रिवीजन करते हैं, एक पूरे नोट्स को कहाँ बैठते हैं रिवीजन करने के लिए, हम तो बस एक दिन का ही कर रहे हैं। यहां पर रिवीजन हम लोग तो बस एक दिन का ही कर रहे हैं ना। कंप्लीट नोट्स अगर है, मान लो 300 पेज का है, उसको देखकर डर भी सकते हैं, अच्छा 300 पेज करना है, हमको 300 पेज करना ही नहीं है। एक दिन का जो पढ़ाई होता है बस एक दिन वाले को हम रिवाइज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग रिवीजन कर रहे हैं। प्लस में क्या है, सब चीज पहले से याद है, बिना नोट्स को ओपन किए ध्यान में पहले से ही है कि अच्छा इसमें ये है, बस पेज को पलटना होगा। 5 मिनट जो टाइम बोल रहे हैं ना, ये भी टाइम ज्यादा बोल रहे हैं, ये 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, पक्का एक प्रॉमिस हम कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना, रिवीजन करना, 5 मिनट टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 2 से 3 मिनट में बस पेज ऐसे पलटना होगा यार, कुछ नहीं करना होगा वहां पर, क्योंकि सब तो याद है, इतना बार रिवीजन ही चलते आ रहा है। और जब सब सब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट जब फिंगर टिप्स पर होगा ना, तब इस टेस्ट में परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहा होगा, वो भी इसके एनालिसिस और इस नोट्स में लिखने से रिमूव हो जाएगा, वो भी इस टेस्ट में एनालिसिस करने से रिमूव हो जाएगा। जब सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में हम लोग आ जाएंगे कहां पर, गेट एग्जाम पर। गेट एग्जाम दे दिए, काम हो गया मेरा। गेट एग्जाम इस तरीके से फॉलो करेंगे, अगर सारा रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, गेट एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। देखो लाइफ सेटल हो गया, स्माइली आ जाएगा चेहरा पर। कुछ दिन के लिए स्ट्रगल करना है, कुछ दिन के लिए बस स्ट्रगल करना है जो भी, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है इस चीज को अच्छे से याद रखना,
इसका रीजन क्या है कि जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है जो फॉलो होना चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटेजी अगर नहीं फॉलो होगा इसका मतलब क्या है, गड़बड़ हो रहा है, लास्ट में हैम्पर करेगा और टाइम को बर्बाद करेगा। इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, गेट के प्रिपरेशन के लिए एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड दोनों ही जरूरी है। क्या मतलब है भाई? एप्टीट्यूड मतलब क्या बोल रहे हैं? एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं, एप्टीट्यूड हम यहां बोलने जा रहे हैं। क्या एप्टीट्यूड का मतलब? कैलकुलेशन। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? कैलकुलेशंस। किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके सब काम कर लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिए, नोट्स मेरे पास सब चीज हो गया है, रिवीजन स्ट्रेटेजी सही तरीके से फॉलो कर लिए हैं, सारा पहले का भी सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है, करंट का जो चल रहा है वो भी रिवीजन हो रहा है, टेस्ट का एनालिसिस सही तरीके से कर रहे हैं, टेस्ट में जो गलती हो रहा है वो गलती लिखा हुआ है वो गलती को भी रिवीजन कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम वही गलती ना रिपीट कर दें। यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब एक क्वेश्चन बनाने के लिए 3 अप्रोच लगाने का कोशिश किए थे, गलती हुआ था, यहां मिस्टेक्स में लिख लेंगे, अगले बार उस क्वेश्चन के लिए बस एक ही अप्रोच लगाएंगे और वो सही बन जाएगा। मतलब कि इससे क्या बढ़ेगा? इससे स्पीड भी बढ़ेगा, इससे स्पीड भी बढ़ेगा और प्लस में एक्यूरेसी आएगा, प्लस में एक्यूरेसी आएगा। इससे स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी आएगा। एग्जाम में यही चाहिए। टेस्ट सीरीज एनालिसिस कर रहे थे, सब दे रहे थे, इससे मेरा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही अच्छा हो रहा था और एग्जाम के लिए यही बेस्ट है। सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में स्पीड और एक्यूरेसी अच्छा है, मतलब कि एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा। इसलिए यहां पर एप्टीट्यूड होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन, टाइम को कैसे मैनेज करना है। अगर 6 महीने का टाइम है, अगर 6 मंथ्स का टाइम है मेरे पास में गेट के लिए, तब किस तरीके से करना है। 10 महीने का टाइम अगर है तब कैसे मैनेज करना है टाइम को। ये हो गया एप्टीट्यूड। एक हो गया एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ भाई? तो एटीट्यूड का मतलब क्या है कि चलो ये तो हम जान लिए कैसे कैसे करना है, रोड मैप फॉर गेट, ये अच्छा से वीडियो हम देख लिए, ठीक है, समझ गए कि अच्छा ऐसा ऐसा तैयारी करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। फॉलो भी किए, फॉलो भी किए। कितना दिन? 1 महीना। 1 महीना बाद क्या? ए अपने जगह पर, हम अपने जगह पर। ये होता है एटीट्यूड, रवैया। क्या रवैया है जो करने जा रहे हो? कैसा एटीट्यूड है गोल को अचीव करने के लिए? समझ रहे हो बात को? गेट ही गोल है ना। गोल क्या है? यही है ना, गेट रहे या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, कोई और कंपटीशन रहे, गोल यही है ना। तो क्या रवैया है, क्या एटीट्यूड है? इसके लिए एटीट्यूड भी सही होना चाहिए। मतलब जो बनाए हैं रूटीन उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे जब तक कि मेरा एग्जाम ना हो जाए। मतलब क्या? कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना ही रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अब बोलोगे जो लोग का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई सब्जेक्ट अच्छा से नहीं पढ़े हैं, वो गेट के लिए सोच सकते हैं क्या? उनके लिए गेट लगता है बहुत बड़ा एग्जाम है, सोच सकते हैं क्या? हाँ, आराम से सोच सकते हैं। मेरा खुद का ऐसा है, जब हम फर्स्ट टाइम 18 के लिए गेट देने जा रहे थे, फर्स्ट टाइम जब 18 में अपीयर होने जा रहे थे, तो इसका तैयारी हम जब स्टार्ट किए थे, उसमें कोई भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था हमको, कोई भी सब्जेक्ट का सही से नॉलेज नहीं था, बेसिक नॉलेज भी नहीं बोल सकते हो, बेसिक नॉलेज भी नहीं था। तो ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, सब चीज को देखें क्या क्या जरूरी है मेरे एग्जाम के लिए। सिलेबस जरूरी है, रिसोर्स सही होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, किस तरीके से सबको इंप्लीमेंट करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, ये सब कुछ को देखते हुए अगर प्रिपरेशन करोगे ना, अपना बेस्ट एफर्ट दोगे, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इतना अच्छा जितना तुम कुछ सोचे नहीं होगे स्टार्ट करते टाइम, जितना तुम सोचे नहीं होगे उससे ज्यादा अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीज, ये सारा चीज माइंड में रहना चाहिए। इसको अच्छे से पेज में लिख भी लेना, किस तरीके से पढ़ाई करना है। और एक और चीज क्या करना, एक और काम क्या करना कि एक रूटीन बनाना।
कैसा रूटीन है भाई, किस तरह का रूटीन बनाना है? आप तो इतना कुछ बना ही लिए, हाँ इतना कुछ बना लिए हैं। इतना कुछ एक्चुअली क्या है, ये पूरे 1 साल का प्लानिंग है ना, 1 साल या 8 महीना 6 महीना जितना भी बोलो, पूरे गेट सिलेबस कवर करने का है ना। तो एक मेरा रहेगा, अच्छे से देखो यहां पर, एक मेरा रूटीन होगा फाइनल गोल के लिए, एक मेरा रूटीन होगा फाइनल गोल के लिए। ये क्या है, रूटीन है। एक मेरा रूटीन है फाइनल गोल के लिए, एक रूटीन होगा, ठीक है। एक और रूटीन क्या करना है हम लोग को, एक और रूटीन बनाना है मंथली, कि इस मंथ में क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक रूटीन हो गया, रूटीन 1 बोल लो इसको, कि फाइनल गोल क्या है, गेट है, गेट का सब चीजें लिख लिए हम पेज में, ठीक है। उसके बाद एक और रूटीन मंथली बेसिस में रहना चाहिए, कि इस मंथ में क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इस मंथ में क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मंथली हो गया। एक और रूटीन हो गया, एक और रूटीन क्या हो गया, वीकली बेसिस का मतलब क्या, कि सप्ताह में क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। एक और रूटीन रहना चाहिए डेली बेसिस का, एक और रूटीन डेली बेसिस का होना चाहिए। फाइनल रूटीन एक बार बना लिए, मंथली रूटीन मंथ के स्टार्टिंग में बना ले रहे हैं कि इस मंथ में क्या क्या सब्जेक्ट कर लेना है। वीकली हर सप्ताह के स्टार्टिंग में या संडे इवनिंग को बना रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या करना है। उसके बाद में एक और रूटीन क्या है, डेली रूटीन है। ये किस लिए बना रहे हैं हम लोग, ये डेली रूटीन हम किस लिए बना रहे हैं, कि आज रात में सोते समय कल क्या करना है वो हम लिख लेंगे। कौन से टॉपिक का क्या क्वेश्चन बनाना है, कुछ और चेंज करना है, एक रिवीजन स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है, कुछ टाइम निकाल के कोई पार्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कमजोर है उस पर टाइम देना है, कल क्या करना है वो भी लिख लेना है। तो कल क्या करना है उसके लिए अलग से एक स्टिक पैड रखेंगे। क्या भाई, तो सोते समय, हर रात को सोते समय बिफोर स्लीप एकदम रूटीन बना लो। एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ये रूटीन होना ही चाहिए। मतलब क्या भाई, बिफोर स्लीप 2 चीज देखना है, 2 चीज देखना है। एक आज का टुडे, आज जो हम सोचे थे, जो भी रूटीन देखे थे आज का, कि आज क्या करना है, जो कल रात को हम बनाए आज के लिए, वो मेरा फॉलो हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इसका जैसे यहां पर एनालिसिस कर रहे थे ना, सेम यही एनालिसिस कर रहेंगे कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहां टाइम बर्बाद हुआ है। समझ रहे हो, आज दिन भर क्या किए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा सोते समय। देख लेंगे आज ऐसा ऐसा काम हुआ, रूटीन फॉलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद में एक और देखना है क्या, कि टुमारो का कल का रूटीन लिख लेना है। कल क्या करना है कुछ स्पेशल, 2 चीज पक्का होना चाहिए। आज क्या किए, सोते समय बिफोर स्लीप पे देख लेना है आज जो सोचे थे वैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं, प्लस में कल क्या करना है। इसके अलावा इससे पहले क्या है, एक वीकली रूटीन मेरा चल रहा है, इस सप्ताह में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, उसके लिए एक रूटीन है। एक और है क्या, फाइनल गोल है मेरा, एक रूटीन मेन रूटीन है जो फाइनल गोल के लिए है, ठीक है। अब बोलो क्या, कि डेली जरूरी है क्या, वीकली जरूरी है क्या। देखो होता क्या है, फाइनल रूटीन में लिखे हैं वही सब चीज, लेकिन हमेशा कंसिस्टेंट रहना उतना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो जाता है, किसी और काम से चले गए थे, किसी के शादी में चले गए, कहीं घूमने चले गए, कुछ और फैमिली प्लानिंग हो रहा था, कहीं और चले गए थे फैमिली के साथ में, कुछ दिक्कत आ सकता है। उसको रिकवर करने के लिए हम लोग मंथली प्लान और वीकली प्लान भी बना लेते हैं, छोटा छोटा पार्ट में कवर करते चलेंगे। समझ रहे हो बात को। ये हो गया किस तरीके से रूटीन को बनाना है और इस रूटीन को फॉलो करना है। रूटीन को कहां रखना है भाई, रूटीन लिखे कॉपी में दबा कर नहीं रखना है, नहीं। जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल जहां है उसके फ्रंट में रूटीन को पेस्ट कर लो, चिपका लो, सब रूटीन को चिपका लो जहां पढ़ाई करते हो, या फिर
डेली जौन से जगह में ज्यादा जाते हो, सो रहे हैं ऐसे, सोने वाले हैं, सर ऊपर करेंगे, ऊपर सीलिंग में चिपका लो, ऊपर सीलिंग में चिपका लो कि सोते समय बस मेरा गोल दिखे। किसी को एमटेक करना है, जो भी आईटी अच्छा लगता है, आईएएसी अच्छा लगता है, उसका फोटो चिपका लो। दिमाग में वो रहना चाहिए हमेशा, कर क्या रहे हैं, हमेशा दिमाग में यही चीज रहना चाहिए कि करने क्या वाले हैं, क्या करना है हमको, समझ रहे हो? क्योंकि होता क्या है कि 10 दिन पढ़े हैं, 1 महीना पढ़े हैं, फिर क्या है, थोड़ा मोबाइल देखने लगे, मोबाइल के साथ में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, थोड़ा मोबाइल देखने लगे, या फिर किसी दोस्त के साथ कहीं और घूमने चले गए, किसी दोस्त के साथ में चले गए, कुछ और है, मूवी देखने लगे। मूवी, न्यूज, मोबाइल, ये सब सोशल मीडिया में जैसे ही इंटर करोगे, टाइम बर्बाद कर देगा। अब होगा क्या सोशल मीडिया में जाने से, क्या होगा कि 10 घंटा पढ़ने के लिए बैठोगे, जिसमें ओवरऑल 3 घंटे का ही पढ़ाई होगा, 7 घंटा बर्बाद हो जाएगा मोबाइल में, मोबाइल टिपटॉप में लगा दोगे। सोशल मीडिया से हटना तो पड़ेगा यार। एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, सोशल मीडिया से हटना ही पड़ेगा, इसको कनेक्शन हटाना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूरी बनाना ही पड़ेगा। अब कैसे जाना होगा कि सोशल मीडिया से दूर है या नहीं? जब जान लेना कि कोई न्यूज, मैच कब है, नहीं है, क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, जो भी चीज देखते हो, ये अगर नहीं पता है, 1-2 दोस्त होता है, फैक्ट ही है, 2 या 4 दोस्त, मैक्सिमम 2 से 3 दोस्त होता है जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिससे बात करते हो, बाकी सब ऐसे ही यहाँ हेलो में। फैक्ट बता रहे हैं। अभी सोच रहे हो कि बहुत सारा दोस्त है, कल होकर वही दोस्त एक कॉल नहीं करेगा तुमको, एक कॉल तक नहीं करेगा, टाइम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो भी अपने लाइफ में बिजी है, वो भी अपने लाइफ में बिजी है। इसलिए जो बाद में ऐसे भी वही काम होना है, बिजी होगा अपने लाइफ में, आज ही बिजी होते हैं ताकि वो कहीं कुछ और बन जाए, सक्सेसफुल आदमी बन जाए, हम भी बन जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब क्या कि थोड़ा सा कट कर रहना पड़ेगा सोशल मीडिया से, जिससे कि 10 घंटा पढ़ने बैठे हैं तो 10 घंटा का पूरा फुल यूटिलाइजेशन हो जाए, इफिशियंसी बढ़ जाए। पढ़ाई करना है लेकिन वो इफिशियंट वे में करना है। जितना टाइम बैठे हैं उतना टाइम बस पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे हैं 4 घंटा, 2 घंटा मोबाइल में चला गया, वो नहीं करना है। तो समझो, याद करो, दोस्त अभी है, पता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी कभी 1-2 कॉल आएगा। गार्जियन के साथ में तो हमेशा रहना है ना, पेरेंट्स के साथ में रहोगे ना, तो सिंपल जानो, सिंपल एक बात जान लो, जब तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, 1 साल अपने आप को कंट्रोल करोगे, अगर इससे अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, किसी अच्छे आईआईटी में जाकर एमटेक करने चले जाओगे, या फिर कहीं पीएसयू में चले गए, कोई और अच्छे कंपनी में चले गए, तो पेरेंट्स के लिए कितना खुशी की बात है। तुम पैसा दोगे, पेरेंट्स को जरूरी नहीं है, पेरेंट्स को पैसा चाहिए भी नहीं। जब तुम खुद स्टेबल बन जाओगे, तुमको जो पैसा दे रहे थे घर से पेरेंट्स, वही पैसा उनको बच जाएगा, उतना में ही वो बहुत खुश हैं। जब दे रहे थे तब भी वो खुश थे, पैसा नहीं चाहिए उनको। लेकिन अपने सोसाइटी में जब उनको लोग बोलेगा ना ये बात कि आपका बेटा बहुत अच्छा किया, तुम्हारे नाम से अगर उनको जानेगा, तुम्हारे नाम से जिस दिन तुम्हारे पापा मम्मी को जानना शुरू कर देगा सोसाइटी जो है, उस दिन जान लो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे। तो पेरेंट्स को खुश करने के लिए 1 साल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो क्या? तो सोशल मीडिया, मोबाइल है, दोस्त है, 1 साल का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो क्या? उस सोसाइटी में अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको खुश करने के लिए। समझ रहे हो बात को? इसलिए सोशल मीडिया से अलग हट जाना है, तभी रूटीन में कंसिस्टेंसी रह पाएगा। नहीं तो इसके नजदीक रहोगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक किक देते रहेगा, नया चीज, कुछ नया चीज आएगा, इन्वॉल्व कर लेगा माइंड को। सही चल रहा, कुछ नया चीज आया, दिमाग इन्वॉल्व वहां हो गया कि अच्छा यहाँ ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, नहीं हुआ, 4 दोस्त से बात कर रहे हैं, ये इन्वॉल्व कर लेगा। फिर 2 दिन रूटीन खराब करोगे, कभी 4 दिन करोगे, कभी 5 दिन करोगे, कभी 10 दिन कर लोगे, कभी कभी 1 महीना मान लो चला गया उसमें ही, तो गेट समझ लेना कि दूर हो गया उस दिन।
समझ रहे हो बात को? इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा कट जाना है। 1 साल का बात है, 1 साल कट जाओ, उसके बाद सबको बैठ जाना मोबाइल लेकर, 4 मोबाइल रखना, चारों मोबाइल से कॉल करना, और उस समय दोस्त तुम्हारा नहीं उठाएगा। बोलेगा क्या? कोई बोलेगा हम कंपनी में हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, अभी थोड़ा बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई उठाएगा नहीं। इसलिए ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि तुम यही सोशल मीडिया में रहकर अपना करियर बर्बाद कर लो, सही तरीके से टाइम ना देकर, और तुम कॉल करो तो कॉल नहीं उठा रहा है दोस्त। इससे बेटर क्या है कि अपना करियर बना लेते हैं पहले। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा चीज है, तुम्हारा तो लाइफ है ही, बनेगा ही। इसलिए दोनों बातों को ध्यान देना है, ठीक है? मतलब क्या कि सही तरीके से जितना भी चीज लिखा हुआ है सबको फॉलो भी करना है, एक प्रॉपर रूटीन में आ जाना है, और उस रूटीन के अकॉर्डिंग जितना भी रिवीजन का स्ट्रेटेजी बताए हैं, जो भी चीज यहां पर हम बताए हैं, सबको सही तरीके से करना है, और रूटीन हमेशा ही बनाकर रहना है। अब कुछ लोग बोले हैं क्या कि मेरे साथ तो सर ऐसा दिक्कत है, आप नहीं समझिएगा, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मेरा ये काम हो जाता है, वो काम हो जाता है। सिंपल जान लो, सिंपल एक शब्द जानो, जब परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है, अगर सिचुएशन ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है, जब परिस्थिति नहीं अनुकूल है तुम्हारे, उस परिस्थिति में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, उस सिचुएशन में अगर अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखते हो, तो जान लो वो अपने आप में तुम्हारे विल पावर को इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम में तो अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे, लेकिन इस एग्जाम परफॉर्म करने के बाद भी तो एक लाइफ है ना। इस एग्जाम के बाद भी एमटेक करोगे, या पीएसयू जा रहे हो, किसी और कंपनी में जा रहे हो, इसके बाद भी एक लाइफ है ना। उस लाइफ में भी बहुत सारा स्ट्रगल आने वाला है, बहुत सारा स्ट्रगल होने वाला है। उस स्ट्रगल को फाइट करने के लिए, जो एग्जाम के बाद के लाइफ में जो स्ट्रगल आने वाला है, उस स्ट्रगल को फाइट करने के लिए जो विल पावर चाहिए होगा, वो विल पावर भी डेवलप हो गया यहां पर। इसलिए सिचुएशन अकॉर्डिंग नहीं है तो रोना नहीं है, ये नहीं सोचना है अच्छा हम तो नहीं कर सकते, मेरे पास रिसोर्स नहीं अवेलेबल है। अरे ऑनलाइन चीजें घर में बैठे बैठे मिल रहा है, घर में अकेले एक रूम में बंद होकर पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए हमेशा ही तुम्हारे फेवरेबल लाइफ यही है, लाइफ में हमेशा ही फेवरेबल नहीं होगा, सारा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर सिचुएशन को फेवरेबल बनाया जाता है, सिचुएशन को फेवरेबल बनाया जाता है, या फिर थोड़ा खराब सिचुएशन में ही मेहनत किया जाता है ताकि उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, फिर उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। विल पावर वही है, इससे होगा क्या, विल पावर हो जाएगा। जब विल पावर इंक्रीज होगा ना, कोई भी काम बड़ा लगेगा ही नहीं। कोई भी काम करोगे लगेगा क्या ये तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो। इसलिए गेट के साथ साथ वो भी तैयारी होगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए जो भी चीज बताए हैं यहां पर, जितना भी बताए हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर नोट्स के रिगार्डिंग, या रिवीजन के रिगार्डिंग, या टेस्ट के एनालिसिस के रिगार्डिंग, जितना भी कुछ बताए हैं सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना और सबको सही तरीके से फॉलो करना। जितना भी चीज बताए हैं सबको सही तरीके से फॉलो करना, बस यही बात है यहाँ पर। सिंपल जान लो, जब ये चीज सोचते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हर चीज डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारा चीज ऐसा है जो डिफरेंट हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास में कुछ फैसिलिटी है, दूसरे के पास में या नहीं है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसका। लेकिन एक चीज ऐसा है जो दोनों के साथ में कॉमन है, एक ऐसा चीज है कि दोनों के साथ में कॉमन है। क्या है भाई? वो है टाइम। दोनों के साथ में कॉमन है कि 24 घंटा एक को मिलेगा तो एक दिन में 24 घंटा ही दूसरे को भी मिलेगा, ना तो 1 मिनट कम ना तो 1 मिनट ज्यादा। टाइम दोनों को सेम ही मिलने वाला है। इसलिए सिचुएशन से फाइट करना है, क्योंकि टाइम मिलने वाला है दोनों को ही इक्वल।
सही तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है, सही कैलकुलेशन के साथ। इसी के बारे में एप्टीट्यूड की तब बता रहे थे कि एप्टीट्यूड सही होना चाहिए, सही कैलकुलेशन होना चाहिए टाइम का, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, इफिशिएंसी हाई रखना है कि टाइम बर्बाद ना हो, टाइम को किल नहीं करना है, बस बात याद रखना। जो भी टाइम है उसका सही यूटिलाइजेशन करेंगे। टाइम है कभी भी नहीं बर्बाद करना है, जो भी है सही तरीके से रूटीन बना लेंगे और उस रूटीन में सब कुछ ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। जितना भी रूटीन है सारा रूटीन बना लेंगे और सारे रूटीन को सही तरीके से करेंगे, फॉलो करेंगे। एक और चीज याद रखना कि इतना कुछ बता रहे हैं, बुक्स भी बता देते, सारे सब्जेक्ट का बुक्स भी बता देते, कौन सा बुक्स पढ़ना है। तो सिंपल जान लो, कुमनव एडू हब का जो वीडियो लेक्चर है, जो वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करने वाले हैं कुमनव एडू हब का, इस वीडियो में जो भी कंटेंट्स है इस वीडियो में, वो एक नहीं बहुत सारे बुक्स का मिक्स करके बनाया हुआ है। क्योंकि किसी बुक्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा है, कोई और टॉपिक किसी और बुक्स में अच्छा है। एक सब्जेक्ट का 4 किताब पढ़ने से अच्छा है एक बार वीडियो देखो, 4 किताब पढ़ने से अच्छा है एक बार देखो। इसलिए कुमनव गेट सीएसई जो है यूट्यूब का चैनल, कुमनव गेट सीएसई जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जो भी वीडियो लेक्चर है, जितना भी वीडियो लेक्चर है, जो भी वीडियो लेक्चर है, वो बहुत सारे मल्टीपल बुक्स का एक मिक्सचर है, मल्टीपल बुक्स का मिक्सचर है जो बेस्ट है, जो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बेस्ट है बुक, वो सब बुक को देखा गया है यहाँ पर। इसलिए बार बार किताब को देखने से अच्छा है कि वीडियो लेक्चर से पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सही तरीके से समझाया हुआ है जो भी चीज है, जितना भी सिलेबस है। एक और भी चीज है, या डायरेक्टली बुक से पढ़ने जाओगे ना, देखो होता क्या है, डायरेक्टली जब बुक से पढ़ने जाओ, किताब से पढ़ने जाओगे, तो जो टॉपिक, मान लो एक टॉपिक है T1, अगर T1 को वीडियो लेक्चर से अगर कवर करते हैं तो टाइम अगर 2 घंटा लगता है, और सेम टॉपिक को किताब अगर बुक से पढ़ना चाहोगे तो सेम टॉपिक के लिए लगभग 10 घंटा लगेगा कम से कम, सेम टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि टेक्निकल चीज है, टाइम लगेगा। हो सकता है 10 घंटा से बहुत ज्यादा भी लग जाए, 4 दिन भी लग जाए, मिनिमम हम 10 घंटा बता रहे हैं। इसलिए, और उससे भी खास बात क्या है कि जो बुक्स फॉलो कर रहे हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट्स है जो नहीं है, जो वीडियो में बताया गया है। ये जो 1/5 टाइम जो रिड्यूस कर रहे हैं, 1/5 टाइम जो रिड्यूस हो रहा है, 10 घंटा की जगह बस 2 घंटा में काम चल जा रहा है, बाकी 8 घंटा बच गया ना। इसी 8 घंटा को अगर रिवीजन में यूज कर लेते हो, कितना अच्छा है। तो किताब से क्यों पढ़ेंगे भाई डायरेक्टली, केवल वीडियो लेक्चर देखो, इसमें सारा कुछ है, हर डिटेल कवर किए हैं, एकदम प्रॉपर एनालिसिस, जो भी गेट लेवल का है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो गेट के सिलेबस का डोमेन है, जो भी गेट सिलेबस का डोमेन है, उस डोमेन में हर चीज हम बताए हैं, इसके बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। जो भी है यहाँ पर वीडियो लेक्चर केवल देखना है, इस वीडियो लेक्चर से नोट्स मेकिंग होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, टेस्ट दे देना है, बस यही इतना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो बस जितना भी है वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट्स बना लो, इसके बाद में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो सही तरीके से। क्योंकि होता क्या है कि अगर क्वेश्चन को सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, उसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस रहने से कि जब एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन को देखकर सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना है, कैसे करना है, सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा, वो चीज हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है।
हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जितना स्पीड में हम नया चीज को सोच सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फास्टर स्पीड में हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड सोच सकता है। जैसे मान लो 20 + 50, डायरेक्टली 70 बोल लोगे, डायरेक्टली 70 आ गया। अब कोई बच्चा है, 20 + 70 बोल लो, 20 + 50 अगर बोल लो, 20 50 ऐड करेगा 0 5 2 7 70, ऐसे ऐड करेगा। डायरेक्टली हम लोग कैसे 70 बोल लिए? क्योंकि इतना बार प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत फास्ट हो गया। सबकॉन्शियस माइंड यही होता है, बहुत फास्ट है। इसलिए प्रैक्टिस करना है, सही तरीके से क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर को देखना है और भी क्वेश्चंस बनाना है सही तरीके से। जो भी है सिलेबस को पढ़ाई करना है, रिवीजन है, नोट्स को पढ़ना हो गया, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हो गया, सब चीज को रूटीन सही से फॉलो करना है, सारा कुछ फॉलो करना है सही से, तब जाकर रिजल्ट होगा अच्छा। और रिजल्ट जब हो जाएगा, रिजल्ट जब एक बार में हो जाएगा, इतना खुशी होगा, कंटिन्यूअस 10 दिन मूवी देखना, सब दोस्त को घुमा घुमा के फोन करना, कौन कहाँ है नहीं है। दुनिया बदल नहीं जाएगा। 1 साल के लिए अगर सोशल मीडिया से हट जाओगे, थोड़ा सा आइसोलेट कर लोगे अपने आप को, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बनना पड़ेगा इसके लिए। 1 साल में दुनिया बदल नहीं जाएगा, वहां ही है, वहां ही दुनिया रहेगा, समझ रहे हो। इसलिए सही तरीके से मेहनत करो, ढंग से पढ़ो अच्छे से। जो भी लेक्चर है, जितना भी कुमनव एडू हब में लेक्चर है, सही तरीके से, कुमनव गेट CSE में है, कुमनव एडू हब नाम इसका है, ऐसे कुमनव एडू हब नाम है एक क्लासेज का। और कुमनव गेट CSE यूट्यूब में चैनल है, जहां पर वीडियोज होगा। सारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो, 1 टाइम देखो, सही से समझ में आएगा। 100% एश्योरिटी है, समझ में आएगा कि यही सिलेबस फॉलो करके, कंटिन्यूअस एक ही सिलेबस को फॉलो करके 3 टाइम गेट में अच्छा परफॉर्म किया गया है, जिसमें 2 टाइम 2019 और 20 में, 2019 में और 2020 में क्या हुआ, एमटेक के लिए, एमटेक करने के लिए IIT में सीट भी मिला, एमटेक के लिए IIT में सीट भी मिला। बस सेम सिलेबस को, वही सिलेबस को हम और भी अच्छे तरीके से बताए हैं वीडियो में। इसलिए सारे वीडियो लेक्चर को देखो, बहुत अच्छा कंटेंट्स है, एकदम आंख बंद करके विश्वास करो, ट्रस्ट करो इस पर। कुछ लेक्चर को देखो, कहीं भी क्वेश्चन देख लेना, इससे बेटर सोर्स नहीं मिलेगा, इससे बेटर तरीके से समझाना हो गया, या जो भी सही तरीके से कंसेप्ट को बता रहे हैं, और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे बुक्स को पढ़ाई करके बनाए हैं, समझ रहे हो बात को। इसलिए सही तरीके से फॉलो करो जो भी है, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सही से पढ़ाई करना और अपना करियर अच्छा बना लो, यही है मेरे लिए बस।